आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैनल की ओर। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी हार्दिक को बुलाना चाहूंगी मंच पर और साथ में अब इनवाइट करते हैं थर्ड सेशन के हमारे मेहमानों को। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी के पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौर जी को मंच पर। अजय जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। साथ में होंगे नीरज शर्मा जी, विधायक हैं कांग्रेस एनआईटी। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी का बड़े ही मुखर और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका भी। और साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगी आशुतोष गर्ग जी को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। AA² वेंचर की कमान भी इनके हाथों में है और अभी अभी जेजेपी भी इन्होंने ज्वाइन की है, तो नए जेजेपी नेता भी है। तो तीनों का मंच पर बहुत स्वागत करती हूं कि आपने वक्त निकाला। और अब हार्दिक के साथ मैं भी वहां ज्वाइन करूंगी। ओवर टू यू हार्दिक। चेहरे का तेज बहुत अच्छा दिख रहा है, निश्चित तौर पर आपके जवाब भी उतने ही तेज तर्रार होंगे। तो मनु, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अजय जी आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। चंडीगढ़ से फरीदाबाद आ गए हैं आप, कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं, मेरा फरीदाबाद कर्म क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है और पार्टी हमारी तय करती है किसको कहाँ काम करना है। जब वहाँ काम की आवश्यकता थी वहाँ काम कर रहे थे। क्या जिम्मेदारी मिली है नहीं आपको? समाज के लिए काम करते हैं, वहाँ भी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए भेजा गया है? ये हमारी पार्टी तय करती है। लेकिन सर, वहाँ भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, पूरे राज्य के मुखिया के साथ रह करके, उनके सलाहकार के तौर पर, उनके सचिव के तौर पर। निश्चित तौर पर आप पूरे हरियाणा की राजनीति को एक बार कवर कर रहे थे और यहाँ पर अगर आप सीमित हो जाएंगे सिर्फ फरीदाबाद तक, ऐसा सोचा नहीं? नहीं, कई बार आगे बढ़ने के लिए वापस चलना पड़ता है, तो इसीलिए उसी क्रम में एक नई सोच के साथ आगे चल रहे हैं। संगठन की ओर से कोई जिम्मेदारी? मैंने कहा ना कि हमारी जो तय है किसने क्या काम करना, वो पार्टी तय करती है। हमारे साथ आशुतोष गर्ग जी हैं। आशुतोश जी, फरीदाबाद में विकास को लेकर एफएमडीए की भूमिका को लेकर आपका क्या कहना है? एफएमडीए की क्या भूमिका है पर्टिकुलरली इस शहर के विकास में? एफएमजीए का जो अभी मिसमैच चल रहा है एमसीएफ के साथ, इनका आपस में तालमेल सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ में एफएमसीजी में एफएमडीए में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, एक आम जन का उसमें होना बहुत ज़रूरी है। एफएमडीए काम कर रहा है, लेकिन उनके साथ में अटैच्ड हैं एक वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अटैच्ड हैं जो खुद अपने आप में एक बिजी हैं, उनका अपना शेड्यूल बहुत बिजी है। तो मेरा ये मानना है कि इसको गति और देने के लिए हमें आम जन को जोड़ना चाहिए और साथ साथ में प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, प्राइवेट कहीं से भी हायर करके उनको जोड़ना चाहिए ताकि गति पकड़े। काम अभी आज के दिन में बहुत स्लो चल रहा है, एज वाज एंटिसिपेटेड, इट इज नॉट गोइंग दैट वे। नीरज जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक। नीरज जी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हमेशा आप देखते हैं। आपका अभी मैं रिसेंटली सोशल मीडिया देख रही थी तो बड़ी ही आपने अनोखी तस्वीर उसमें लगाई हुई है। गंदे पानी में आप लोग बैठे हुए हैं और वहीं पर आपकी मीटिंग चल रही है। मैडम, वो मेरी विधानसभा में एक एरिया है बाल कल्याण पॉकेट। आज से 2 साल पहले कामनी बिटिया थी, उसकी शादी थी। उसने वहाँ के लोकल पार्षद को गुहार लगाई, मेरे को गुहार लगाई, हमारे सांसद मंत्री को गुहार लगाई, नगर निगम कमिश्नर को गुहार लगाई। जहाँ भी वो बेटी जिस भी दरवाजे पे गुहार लगा सकती थी लगाई। सब ने अपने यत्न करे, प्रयत्न करे और उसकी गुहार सिर्फ ये थी अपने शादी के कार्ड के साथ में कि मेरी बारात कैसे आएगी। और ये बहुत डूब मरने की स्थिति है हम सब के लिए। मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूँ, विपक्ष का विधायक हूँ। अजय जी उस समय मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठते थे, भाई साहब भी सरकार का हिस्सा हैं। कि आज एक तरफ हम एनसीआर की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ का पैसा है,
नगर निगम के अंदर 3,500 करोड़ का बजट है, एफएमडीए के अंदर इतना सारा पैसा है। हमसे पहले आप बिल्डर्स की बात कर रहे थे, ईडीसी आईडीसी के नाम पे इतने 1,000 करोड़ रुपया सरकार को दिया जाता है। और आज 21वीं सदी में हम लोग डिमांड क्या कर रहे हैं कि साहब मेरे घर के बाहर सीवरेज का पानी इकट्ठा ना हो। कोई हम पुल नहीं मांग रहे, कोई मेट्रो नहीं मांग रहे, कोई हम बारात घर नहीं मांग रहे, कोई हम स्विमिंग पूल नहीं मांग रहे। एनसीआर के अंदर ये समस्या, खैर उसने मुख्यमंत्री जी को भी गुहार लगाई, हम सब फेल हुए तो भाई कहाँ जाएगी, प्रदेश के मुखिया के दरबार में जाएगी। और उस समय मैंने धन्यवाद भी किया, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, टेम्परेरी अरेंजमेंट करके उस जगह से टैंकर के माध्यम से सीवरेज का पानी खिंचवा दिया। और अखबारों में बहुत बड़े बड़े बयान आए। उस बेटी ने मुख्यमंत्री जी को शादी का कार्ड भी भेजा, मुख्यमंत्री जी ने नौता स्वीकार भी किया। तत्पश्चात वो समस्या तो हल नहीं हुई। उसके बाद मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, वहाँ पर मुझे एश्योरेंस कमेटी में जवाब मिला कि साहब ये काम हो जाएगा। आश्वासन समिति में वो मामला आज भी पेंडिंग है, मेरा काम वहाँ पर भी नहीं हुआ। उसके बाद उस मसले को मैंने ग्रीवेंस कमेटी में रखा कि भाई लोगों की समस्या के लिए आते, और हमें बड़ी खुशी हुई। पहले हमारी यहाँ ग्रीवेंस कमेटी उप मुख्यमंत्री जी सुना करते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी सुनने लगे तो हमें और आशाएं बढ़ी कि भाई अब मुख्यमंत्री जी आएंगे, हर महीने आएंगे, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में हमारी बातें रखी जाएंगी, हमारे को और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। मेरा पुराना एजेंडा लगा हुआ था, एज पर रूल लगा हुआ था, उप मुख्यमंत्री जी ने वो सुनवाई कर दी थी, अफसर मौके पे जा चुके थे। मुख्यमंत्री जी ने एजेंडा पढ़ते के संग कहा कि जी विधायक अपनी बात ग्रीवेंस कमेटी में नहीं रखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, नहीं रखेंगे, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का आदेश मतलब राजपत्र हो गया हरियाणा के अंदर या कहीं पर भी। अब मैं क्या करूं? एक और बिटिया की शादी थी बरखा की, उसके लिए भी एक आपके चैनल साथी ने बड़े एफर्ट करे, अरेंजमेंट अभी तक टेम्परेरी हुआ है। फिर मैंने वहां जाके कीचड़ में पंचायत लगाई और ये मैंने संकल्प ले रखा है, मुख्यमंत्री जी आप फरीदाबाद में आएंगे, ग्रीवेंस कमेटी में मुझे बुलाएंगे, सरकारी प्रोग्राम में मेरी विधानसभा में बिना बारिश के जल भराव होगा, मैं कीचड़ स्नान करके वो मीटिंग अटेंड करूंगा, क्योंकि मैं गांधी जी की विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैंने पहले भी अपने तन पे त्याग लिया, जूते चप्पल त्यागे, आपने तो बिना सिले कपड़े पहने, इसलिए जाऊंगा। कि बिना काम की हजारों करोड़ की पेमेंट हो गई थी, भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएं। मैंने किसी और को तकलीफ नहीं दी, अपने ऊपर तकलीफ दी, हालांकि उसका खमियाजा भी ये हुआ, ये मैंने पहली बार देखा। पीछे एक सरकारी प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री जी आए, अब शायद वो लिखना में एक छोटा सा शब्द लिख देते, नॉट टू बी इनवाइटेड कांग्रेस एमएलए, तो ज़्यादा अच्छा रहता। सरकारी टूर प्रोग्राम में क्या लिखा जाता है, ऑल एमएलएज ओनली बीजेपी एंड जेजेपी। ठीक है जी, मत बुलाइए, ग्रीवेंस कमेटी की में तो बुलाएंगे, कभी तो वक्त मौका ऐसा आएगा तो। और मैं तो कहूँगा मेरे को कीचड़ स्नान की नौबत ही ना आए, मेरे इलाके की विधानसभा की जल भराव की समस्या खत्म होनी चाहिए। तो नीरज जी, आप तो राजनीति का कीचड़ साफ करने आए थे, कहाँ कीचड़ की राजनीति में फंस गए? आप तो सोच रहे थे कि हम विधानसभा कीचड़ में नहा कर जाएंगे, और उसके बाद अब आप 20 नवंबर की बात हो गई, वो तो पुरानी बात हो गई। अब तक कुछ हो पाया, नहीं हो पाया? मतलब आपका नायक अंदाज देखने को मिलेगा अब, या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये तो प्रॉब्लम तो सरकार सॉल्व करेगी साहब, मेरा काम है सरकार को समस्या बताना। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या विपक्ष के जो विधायक हैं उनसे उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है? क्या दिक्कत क्या है? मैडम दिक्कत तो ये कि चंडीगढ़ से पैसा आए और काम हो जाए, नगर निगम के पास तो पैसा है नहीं, गलती से जो आ भी जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और जब से ये एफएमडीए बना, मैंने तो मीटिंग में कहा भी था एफएमडीए के साहब, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी विधानसभा तो आप एफएमडीए से बाहर निकाल दो, क्योंकि अब हमारी विधानसभा से जो टैक्स कलेक्शन है वो तो जा रहा है एफएमडीए में। और काम के नाम पे एक हमारे यहाँ का बूस्टर रिपेयर होने का काम हुआ है, क्योंकि सड़कें चाहिए उसके अंदर चौड़ी, टर्म कंडीशन ऐसी लगा दी है, मेरी विधानसभा एफएमडीए का पार्ट ही नहीं बन पा रही है। तो यहाँ अजय जी मौजूद हैं तो सही, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पेच फंस रहा है, क्यों ये कीचड़ की राजनीति में अटके पड़े हैं अभी तक? देखिए, नीरज भाई हमारे कांग्रेस के सम्मानित विधायक हैं। पिछले 8 साल से हरियाणा के अंदर सबको साथ लेकर और हर क्षेत्र का समुचित विकास हो, ऐसी सोच लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ऐसी कोई पर्टिकुलर समस्याएं कभी सारी दूर नहीं होती,
कई बार कई समस्याएं पर्टिकुलर होती हैं, वो समय समय पर दुरुस्त भी होती हैं और ठीक भी होती हैं। तो अब उनको विपक्ष के नाते अपनी भूमिका को जनता के बीच में जीवित भी रखना है, तो इस नाते से वो कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। लेकिन विकास के काम में मुझे नहीं लगता कि, हाँ समस्याएं ज़रूर आती हैं, कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं। और जिस नगर निगम की बात करें, हम तो सरकार में 8 साल से हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर बहुत लंबे समय तक राज किया है। वो नगर निगम देखती पहले से रही है। और यहाँ मेरे को कहने में बुराई नहीं है, एक NIT क्षेत्र ऐसा है जिसका टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। तो जहाँ टैक्स कलेक्शन, क्योंकि भाई ने कहा कि भाई मेरे क्षेत्र का टैक्स FMDA में जाता है, FMDA के अंदर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का टैक्स नहीं जाता। FMDA का अपना अलग बजट है। जो बड़े काम लेते हैं, उनका कोई सरोकार नहीं है। हमारे आशुतोष जी ने भी कहा कि जनता से जुड़े उसमें आर्किटेक्ट होने चाहिए। उसमें नॉमिनेट शहर के लोग भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं। हर क्षेत्र का एक एक उसमें व्यक्ति ऑलरेडी रखा गया है। तो ये महज इनके इलाके की समस्या है या फरीदाबाद की और भी समस्याओं नहीं, पर आपकी ओर से कोई मैंने काम कहा हुआ है? कि क्योंकि आप यहाँ के फरीदाबाद के लोकल हैं। निश्चित तौर पर आप चंडीगढ़ रहे, लेकिन फरीदाबाद की राजनीति में आप सक्रिय हैं। तो ये केवल इनके इलाके की समस्या है या फरीदाबाद की भी है? मैंने कहा ना, समस्याएं समय समय पर, जिस प्रकार आदमी अपनी एक कमीज सिलाता है, निश्चित तौर से वो 4 महीने में 5 महीने में उसको बदलने का समय आता ही है। तो ये इंजीनियरिंग का जो काम है उसको एक पर्टिकुलर समय बाद ठीक करना होता है। कई बार किसी अधिकारी की वजह से या किसी की वजह से जरूर कोई कमी हो जाती है, तो उस पर तुरंत सरकार संज्ञान लेती है, तो कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से समस्याओं को दूर करने का प्रयास जारी है। नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि कमीज का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये समस्या कितनी पुरानी है। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि आपको चर्चाओं में बने रहने के लिए आप ये सब करते हैं कि मैडम जी, विपक्ष के विधायक है फिर भी आप चर्चा में रहते। कहने की बात है, जिस समय मैंने 54 दिन जूते चप्पल छोड़े थे, आदमी से गर्मी में जूते चप्पल पहन के चलना मुश्किल था, मैं नंगे पैर था। अजय भाई ने 2 बातें बोली कि सबको बराबर पैसा देते हैं। देखिए, हमारी हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी है हमारी विधानसभा, और मैं समझता हूँ विधानसभा में जो जवाब मिल गया वो एफिडेविट है सरकार का, उससे बड़ी कोई कलम नहीं है। इसी बात के लिए मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि साहब 2019 से लेके पिछले सेशन में कि इतनी तारीख तक HRDF के तहत कितना पैसा हरियाणा में खर्च हुआ और NIT 86 को कितना पैसा मिला। कई 100 करोड़ रुपया HRDF के तहत हरियाणा में खर्च हुआ, और कसम से जवाब लिखने वाले का ना दिल नहीं पसीजा। अरे 11 रुपए दे देते HRDF के अंदर कि चलो जी हमने 11 रुपए NIT 86 के अंदर खर्च कर दिए, हमारे दिल को संतोष हो जाता कि हाँ जी बहुत अच्छी बात है कि हमारी विधानसभा का भी हिस्सा है। ना के अंदर जवाब आया कि 0 अंडा, 1 रुपया हमने HRDF के अंदर नहीं दिया। अजय भाई आज 4th फ्लोर से यहाँ आए हैं, और ऐसी NIT 86 की कोई ऐसी समस्या नहीं। मैं तो नगर निगम हाउस की मीटिंगों तक गया हूँ, नॉर्मल नहीं जाते विधायक। ब्लॉक के अंदर 5 सरपंचों की मीटिंग में भी जाता हूँ कि ठीक है अभी मेरे इलाके की जनता है, उन्होंने विश्वास से चुना, इतनी विपरीत लहर में चुना, उनके काम के लिए मुझे जिस दरवाजे पे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अपने व्यक्तिगत काम के लिए तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरी विधानसभा की ऐसी कौन सी समस्या है जो चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके डायरेक्टर, HOD, IAS, SCS, एक एक चिट्ठी का मेरे पास रिकॉर्ड है कि जो मैं व्यक्तिगत ना दे के आया हूँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ साहब, बाल कल्याण पॉकेट, जीवन नगर पार्ट 2, आश्रम रोड, बैद रोड, कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, और सिर्फ सीवरेज की है। अब ये कह रहे 8 साल से पहले कांग्रेस थी। अब भैया 8 साल लोग कोई पेट बांध के थोड़ी बैठे रहेंगे। डेली आदमी फ्रेश भी होगा, नहाएगा भी, धोएगा भी। जब 8 साल पहले कांग्रेस थी, सीवरेज साफ थी, अब 8 साल के अंदर भी आप सीवरेज की समस्या के लिए ये बात करें। और ये मैं समझता हूँ कि हमारी विधानसभा के साथ NIT 86 के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। ठीक है, भाई आप सरकार। और दूसरा हाँ। मैडम जी, अजय भाई ने कहा कि NIT के अंदर से टैक्स कलेक्शन कम होता है। आज पूरे फरीदाबाद की सबसे ज्यादा जनसंख्या NIT 86 है। टैक्स का मतलब खाली हाउस टैक्स नहीं होता, टैक्स का मतलब डेवलपमेंट चार्ज नहीं होता, टैक्स का मतलब होता है ओवरऑल कलेक्टिव चार्ज।
आज हम ठीक सुबह है, ठीक है। खाने से लेके नीरज जी, नीरज जी, रात को खाने नीरज जी। तक हर चीज पे टैक्स दे नीरज जी, रहे हैं। अजय जी, महामारी हमें तो अन्य लग रहा था कि जाति को हरियाणा विकास मुक्त की राह कर पर दो। आगे बढ़ रहा है और ये तो अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं। जवाब दे दीजिए इनका। मैं वही कह रहा हूँ कि आंकड़ों की इस समय अगर आप बताते कि भाई आंकड़े लेकर बैठना कितने पैसे उस विधानसभा में लगे तो मैं निश्चित रूप से आंकड़े लेकर आता। और रही बात कि पहली दफ़ा अब क्योंकि नगर निगम इस समय समाप्त हो चुकी है, जो सदस्य थे उनका समय समाप्त हो चुका, पहली दफ़ा ऐसा रहा कि नीरज भाई के परिवार में से कोई वहाँ इस बार सदन में नहीं था। नहीं तो जब से नगर निगम बनी थी तब से लेकर इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहाँ रहा है। तो जो मूलभूत सुविधाएं थी उनकी चिंता उस समय से लेकर निरंतर ये भी करते रहे होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये समस्याएं जो हैं सीवर की, पानी की, ये चलती रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है। और वो नीरज भाई ने कहा कि भाई पर्टिकुलर कोई समस्या है, उसका संज्ञान लिया गया था। कुछ चीज़ें क्योंकि अब पहले ओवरबर्डन था, पहले वहाँ आबादी 10 थी, आज वहाँ आबादी 100 हो गई है, तो चीज़ों को विस्तार करने की जरूरत है। मैं एक ये आपको बताऊंगा ये बात के सन 73 के जब से ये फरीदाबाद विस्तार में आया, जब भी की सीवर लाइनें डली हुई हैं, कभी भी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि हाँ जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेंज करना चाहिए। पहली बार सरकार ने उस दिशा की ओर काम किया है। पूरे फरीदाबाद शहर का अमृत योजना के अंदर सीवर का और पानी का बजट मंजूर करके उसको इम्प्लीमेंट करने का समय सीमा के साथ तैयार कर दिया है। अजय जी, क्योंकि आप सीएम के पूर्व सलाहकार भी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनके कार्यकाल को? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पिछले लगभग 5 वर्ष तक मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने किसी और मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं किया, लेकिन देखा है नज़दीक से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रूप में हरियाणा को मिला है, जो निस्वार्थ भाव से 18 घंटे काम करते हैं। सुबह उनका दिनचर्या 6 बजे शुरू होकर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक चलती है। ये आम दिनचर्या। और कभी भी हमारे नीरज भाई यहाँ बैठे हो, कभी भी कोई विपक्ष का हो या पक्ष का हो, हर समय कोई उनसे मिलने जा सकता है, कभी भी किसी काम के लिए वो मना नहीं करते। हमारे नीरज भाई भी अक्सर विकास के कामों के लिए उनसे लेकर मिलते हैं, जो कि एक विधायक का राइट है मुख्यमंत्री जी से मिलने का। तो लेकिन कभी भी उनके मतलब ये नहीं कि भाई ये फलानी पार्टी का है या फलाने दल से जुड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल वो सबका साथ और सबका विकास को लेकर पहले दिन से सोच के वही है कि आज हरियाणा के अंदर आज समग्र विकास की ओर हरियाणा बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सारा हरियाणा आज विकास के अंतर्गत आ गया, लेकिन नहीं, विकास आज हरियाणा के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करने का काम अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। पहली दफ़ा आज आप देखें कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की योजना है, लेकिन परिवार पहचान पत्र हरियाणा के अंदर उसी तंत्र को लागू करके 1,80,000 से कम आय वाले लोगों को हर सुविधा सरकार की तरफ से सीधे मिले, बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी नेता के, बिना किसी उसके, सीधे जरूरतमंद तक पहुंचे। तो ऐसी सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जिन्होंने प्रस्तुत भी नहीं किया, जिन्होंने काम करके दिखाया। अजय जी, इस बात से शायद आप भी अग्री करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कुछ काम कर रहे हैं बतौर राजनीतिज्ञ ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्कार हैं वो उनमें आज भी हैं। बतौर प्रचारक रहते हुए उन्होंने जो कुछ सीखा, संगठन की जो सीख है, उसी का इम्प्लीमेंटेशन आज वो सरकार में रहते हुए कर रहे हैं। आप भी आरएसएस से पहले जुड़े हुए रहे हैं। संघ के संस्कार, संघ का पृष्ठभूमि किस तरह से आपको आज मदद कर रहा है? क्योंकि आपके ट्विटर हैंडल पर मैंने देखा था आप जन सेवक लिखते हैं, तो जन की सेवा करना, जनता की सेवा करना, ये गुण शायद वहीं से आया होगा, उसी पृष्ठभूमि से आया होगा। बिल्कुल, संस्कार परिवार से आते हैं और संस्थाओं से भी संस्कार आते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है और एक अच्छे संस्कारवान कार्यकर्ता को तैयार करता है, जो समाज में जाकर हर क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। तो मुझे भी गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। उस नाते से कहीं ना कहीं मुझे जो है समाज के अंदर काम करने में अधिक बल मिलता है, सोच के साथ, क्योंकि सोच हिंदू राष्ट्र की है और देश की भावना को जागृत करता है।
जी, आशुतोष जी भी हमारे साथ। आशुतोष जी, अभी आप एक लीडरशिप जो कॉन्क्लेव है हमारा वो भी जुड़ गया है आपके साथ। आप AA² के साथ साथ अब पॉलिटिकली भी एक्टिव हो गए हैं। कल हमने देखा कि भिवानी में किस तरह से जेजेपी का शानदार एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई। क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है और 2024 को लेकर क्या तैयारी है? मिलकर चलना है, अकेले चलना है? इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ताकत दिखाई नहीं गई थी, जनता का प्यार था, कार्यकर्ताओं का प्यार था, लोग अपने आप पहुंचे थे वहाँ पे और इस कदर पहुंचे थे कि 5 से 6 किलोमीटर का जाम लग गया था पूरे भिवानी शहर में। बहुत से बसेस, बहुत सी लोग तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। तो दुष्यंत जी के लिए, माननीय दुष्यंत जी के लिए और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के लिए जो लोगों का प्यार है वो कल दिखने को मिला और बड़ा अच्छा लगा। और 2024 का भविष्य बहुत ही अच्छा होता दिखाई दे रहा है। 19 में 17.5% हमारी पार्टी को वोट मिली थी। 2018 में कंसीव किया था पार्टी ने, 19 इलेक्शन में वी गॉट 17.5%। तो कल का जो दृश्य था उसको देख के लग रहा है कि वी विल डेफिनेटली बी क्रॉसिंग द मार्क ऑफ 40%। अकेले साथ में? जी, अकेले या साथ में? वो ऊपर हाईकमांड का फैसला है, वो तो जैसे भी जो भी होगा। कार्यकर्ताओं की ये अपेक्षा है। लेकिन एक नारा भी लगाया गया ना, दिग्विजय चौटाला जी ने कहा कि हरियाणा की जनता दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। देखिए, कार्यकर्ताओं की डिमांड है, ये आम जन की डिमांड है कि ठीक है, हर कोई अपने भविष्य के लिए सोच के चलता है और अच्छा सोचने में कोई बुरा भी नहीं है। ठीक है सर, राजनीति से थोड़ा सा मैं ठंडा कर देता हूं पैनल को, विकास की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद के लोग अक्सर गुड़गांव का रुख करते हैं, अक्सर दिल्ली को राजधानी मानकर दिल्ली का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद कितना डेवलप हो रहा है? फरीदाबाद को एक विकल्प के तौर पर क्या देखा जा सकता है आने वाले समय में? क्योंकि आप ठीक है जेजेपी से जुड़े हैं, वो आपका एक राजनीतिक विषय है, लेकिन AA² वेंचर्स जो है ये भी आप ही का है। तो मैं इस लिहाज से आपसे ये सवाल ले रहा हूं कि फरीदाबाद को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है साहब कि फरीदाबाद की जनता को मन से एक वहम निकालना पड़ेगा कि फरीदाबाद में कुछ भी नहीं मिलता। एक फरीदाबाद की जनता को वहम है कि यहाँ हमें कुछ भी शॉपिंग करनी है, कुछ भी खरीदारी करनी है तो हम NCR के दूसरे सिटीज़ में जाएं। विदाउट नेमिंग दो सिटीज़, आई एम टेलिंग people have a feeling, let's go to north side, east side, west side, you know। और ये दुर्भाग्य है कि फरीदाबाद के विकास में कहीं ना कहीं रिटेल और रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा है। जी, स्लो डाउन का कारण भी हम ही हैं जो हम फरीदाबाद के बाशिंदा हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सॉलिटेयर खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि मैं दिल्ली NCR के दूसरे पार्ट्स में जाऊं। मुझे 10 लाख रुपए का एक सॉलिटेयर खरीदना है, मैं फरीदाबाद में, भाई अगर एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं मैं लेना चाहता, कोई भी नेशनल ब्रांड है, आप उसके रेट दिल्ली में भी वही हैं, गुड़गांव में भी वही हैं, नोएडा में भी वही हैं, फरीदाबाद में भी। लेकिन आज मुझे 10 लाख की खरीदारी करनी है तो मैं बिलिंग बड़े उसके साथ कहता हूँ कि मुझे गुड़गांव से खरीदा जी, मैंने साउथ एक्स से खरीदा। थोड़ा सा फरीदाबाद को इस चीज के ऊपर काम ध्यान देने की, प्रतिष्ठा बढ़ाने की जरूरत है। समय की कमी है। अजय जी, आपसे 30 सेकंड में मैं यही चाहूंगा, हरियाणा की जनता आपको देख रही है, फरीदाबाद के दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या उनके लिए आपके पास है भविष्य में? भविष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश है। इस समय एक अच्छे नेतृत्व वाली सरकार हरियाणा के अंदर काम कर रही है, जो हरियाणा को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए उस सोच के साथ काम कर रही है। और मैं निश्चित रूप से ये विश्वास है मुझे कि हरियाणा की जनता एक बार पुनः हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, चुनाव लड़ेंगे आप? एक और छोटा सा सवाल, चुनाव लड़ेंगे आप? अपनी बात पूरी कर लूं पहले जी। कि 2024 में पुनः हरियाणा की जनता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार दोबारा से सेवा के लिए चुनेगी। क्योंकि हम सरकार
सरकार के लिए काम नहीं करते, हम सरकार में सेवा के लिए काम करते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता सेवा के साथ जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ जाएगी। तो मुख्यमंत्री तो वो बन रहे हैं, आप विधायक बन रहे नहीं बन रहे, आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? मैंने ये कहा ना कि ये हमारी पार्टी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं चुनाव लड़ेगा। कुछ लोग चुनाव लड़ने वाले होते हैं, कुछ चुनाव लड़ाने वाले होते हैं। पार्टी हर समय पर भूमिका तय करती है। मुझे लगभग 24 वर्ष हो गए पार्टी में काम करते हुए। पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया है, कोई भी कहीं दो राय नहीं है। और पार्टी तय करेगी, अगर चुनाव अगर लड़ना भरोसा है जताती तो है चुनाव तो, लड़ेंगे। अगर बीजेपी भरोसा जताती है तो? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, चुनाव लड़ने के लिए काम करें। तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, तीनों को भविष्य के लिए, क्योंकि नीरज जी को विधानसभा में अपनी आवाज़ उठानी है और फरीदाबाद की जनता के बीच में रहकर अजय जी काम कर रहे हैं और उधर पॉलिटिकली अब एक्टिव हो गए हैं आशुतोष जी भी। तो आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू यू धर्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक और मनु। आप तीनों मेहमान मंच पर बने रहिएगा। मैं मंच पर बुलाऊंगा और हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा, प्लीज़ आप आएँ और इनको फेलिसिटेट करें। सबसे पहले अजय गौर जी, इनको सम्मानित कर रहे हैं विनोद लांबा। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा को सम्मानित करेंगे विनोद लांबा, हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर। और ये जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का लीडरशिप कॉन्क्लेव, स्मृति चिन्ह उनको याद करवाएगा। ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें हरियाणा और विशेष तौर पर फरीदाबाद के लीडर्स की हमने बात की। आशुतोष गर्ग को सम्मानित करेंगे विनोद लांबा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, अपने बहुमूल्य समय। तो लीडरशिप कॉन्क्लेव हरियाणा और फरीदाबाद के विशेष तौर पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज उन लोगों की जिन्होंने समाज में एक लकीर खींचने की कोशिश की है और आज की युवा पीढ़ी के लिए एक नज़ीर पेश किया है। जैसा भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, मेड इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल, हम कैसे खुद अपने आप से कारोबार करें और रोजगार सृजित करें। हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने।